नमस्कार, जनादेश 2024 में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट और HDFC स्काई इलेक्शन हेडक्वार्टर से ये खास पेशकश आपके लिए लेकर एक बार फिर हम हाजिर हैं, जहां पर अब बात करेंगे कि भाई ये जो मोदी सरकार का तीसरा टर्म है ये कितना दमदार होगा। आज हमने तस्वीरें देखी जहां पर एनडीए संसदीय दल की बैठक हुई और जो केमिस्ट्री दिखाई दी नेताओं के बीच में वो तो काफी अच्छी लग रही, लेकिन हम सब जानते हैं कि ये गठबंधन की सरकार है, तो क्या मोदी 3.0 में रिफॉर्म्स की रफ्तार उतनी तेज रहेगी? सरकार के काम करने के तौर तरीकों में क्या कोई परिवर्तन आएगा? मोदी के लिए कितना आसान या मुश्किल भरा होगा पहले 10 साल के मुकाबले अगले 5 साल सरकार चलाना? और ऐसे कई सवाल मन में होंगे जो यहां से उठते हुए नजर आएंगे, तो उन सवालों पर आज विस्तार से चर्चा होगी। लेकिन उससे पहले देखते हैं कि आज क्या क्या हुआ और अब किस तरह की केमिस्ट्री दिखाई दे रही है। नरेंद्र मोदी लगातार तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। मोदी को एनडीए संसदीय दल का नेता चुन लिया गया है। चंद्रबाबू नायडू, नीतीश कुमार, एकनाथ शिंदे, चिराग पासवान समेत एनडीए के अन्य नेताओं ने प्रधानमंत्री के तौर पर नरेंद्र मोदी के नाम का समर्थन किया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नरेंद्र मोदी को एनडीए की सरकार बनाने का न्योता दे दिया है। वो 9 जून को प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे। राष्ट्रपति जी ने मुझे अभी बुलाया था और मुझे प्रधानमंत्री डेजिग्नेटेड के रूप में काम करने एक नियुक्ति दी है और मुझे शपथ समारोह के लिए और मंत्रिपरिषद के सदस्यों के सूची के लिए उन्होंने सूचित किया है। इससे पहले एनडीए की बैठक में मोदी और घटक दलों के नेताओं के बीच अच्छी केमिस्ट्री दिखी। चंद्रबाबू नायडू ने मोदी की जमकर तारीफ की और कहा कि हम एक ऐतिहासिक मुकाम पर हैं और ये मौका हम गंवा नहीं सकते। टुडे इंडिया इज हैविंग अ राइट लीडर, right time, that is Narendra Modi. This is a very good opportunity for India. If we miss now, we will miss forever. That is where we are having wonderful opportunity. नीतीश कुमार ने भी मोदी के काम पर विश्वास जताया और मिलकर काम करने का भरोसा दिया। हम लोग पूरे तौर पर सब दिन इनके साथ रहेंगे और पूरे तौर पर जो कुछ भी है आज जिस तरह से भी ये करेंगे बहुत अच्छा है। अब बिहार, आज देश बहुत आगे बढ़ेगा। अब बिहार का भी तो सब काम हो ही जाएगा, जो कुछ भी बचा हुआ है उसको ही कर देंगे। एकनाथ शिंदे भी मोदी के कायल दिखे। उन्होंने विश्वास दिलाया कि बीजेपी और शिवसेना का गठजोड़ मजबूत है, टूटेगा नहीं। ये शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी एक विचारधारा, एक समान विचारधारा वाली पार्टी है। बाबा साहेब ठाकरे जी के नेतृत्व में हमारे जो गठबंधन हुआ है, ये गठबंधन एक फेविकोल का जोड़ है, ये बिल्कुल टूटेगा नहीं। एनडीए संसदीय दल का नेता चुने जाने के बाद नरेंद्र मोदी ने सभी दलों का आभार जताया। उन्होंने देश की राजनीति में एनडीए को सबसे सफल अलायंस बताया। उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव में एनडीए की महाविजय हुई है। उन्होंने भरोसा दिलाया कि नई सरकार सर्वमत से चलेगी। सरकार चलाने के लिए बहुमत आवश्यक है। लोकतंत्र का वही एक सिद्धांत है, लेकिन देश चलाने के लिए सर्वमत बहुत जरूरी होता है। ये हम सबका दायित्व है कि हम सर्वमत का निरंतर प्रयास करेंगे और देश को आगे ले जाने के लिए हम कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे। नरेंद्र मोदी ने तीसरे कार्यकाल में तेज रफ्तार का खाका भी खींचा। एनडीए का
ये कार्यकाल बड़े फैसलों का है, तेज विकास का है। और अब हम समय गंवाना नहीं चाहते कि हम 5 नंबर की इकोनॉमी से 3 नंबर की इकोनॉमी पर पहुंच रहे हैं। अपने भाषण में नरेंद्र मोदी ने विपक्ष पर ईवीएम को लेकर निशाना साधा। इंडी गठबंधन वाले जब ईवीएम का विरोध करते हैं तो मैं सिर्फ एक चुनाव के रूप में नहीं देख रहा। मैं मानता हूं ये लोग मन से पिछली शताब्दी के सोच वाले लोग हैं। वे टेक्नोलॉजी को हम महत्व न समझते हैं, न टेक्नोलॉजी स्वीकार करने को तैयार है। और ये सिर्फ ईवीएम में दिखाई दिया, ऐसा नहीं, यूपीआई में दिखाया। नरेंद्र मोदी की अगुवाई में एनडीए सरकार ने पिछले 10 सालों में कई बड़े रिफॉर्म किए हैं, बड़े और कड़े नीतिगत फैसले भी लिए हैं। लेकिन इस बार बात कुछ अलग है। इस बार बीजेपी को चुनाव में बहुमत नहीं मिला है और सहयोगी दलों की मदद से एनडीए की सरकार बनने जा रही है। सवाल यह है कि क्या नई सरकार में भी मोदी बेरोक-टोक काम जारी रखेंगे या सहयोगी दलों का दखल दिखेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए गठबंधन धर्म को निभाना और बैलेंस बिठाना कितना आसान होगा। तो सवाल यही रहेंगे कि प्रधानमंत्री को अपने इस तीसरे कार्यकाल में गठबंधन धर्म को जो निभाना है, जो पहले भी गठबंधन तो था, एनडीए की सरकार तो थी, लेकिन जिस तरीके से अब है वो कितना आसान कितना मुश्किल होगा, क्योंकि लंबा कार्यकाल रहा प्रधानमंत्री मोदी का। पहले वो 3 टर्म चीफ मिनिस्टर रहे और फिर अब 2 टर्म प्रधानमंत्री रहे। 20-25 साल एक तरीके से उन्होंने सरकार चलाई जहां पर उनकी पार्टी का प्रभुत्व था, वर्चस्व था, फुल मेजॉरिटी थी। ये अब थोड़ी सी तस्वीर अलग है। तो तस्वीर अलग है तो इसमें कुछ सवाल भी हैं, कुछ बातें भी हैं, कुछ उत्सुकता भी है कि कैसे होगा। स्पेकुलेशन देखिए नहीं लगाएंगे आज के कार्यक्रम में, लेकिन उत्सुकतावश जो चीज़ें मन में आती हैं, जो सवाल उठते हैं एक प्रजातांत्रिक सिस्टम के अंदर, उन पे ज़रूर खुल के बात होगी। तो आज कार्यक्रम में हमारे साथ शामिल हो रहे हैं वरिष्ठ पत्रकार शेखर अय्यर, वरिष्ठ पत्रकार सतीश के सिंह, वरिष्ठ पत्रकार प्रेम कुमार जी, वरिष्ठ पत्रकार हर्षवर्धन त्रिपाठी और वरिष्ठ आर्थिक पत्रकार शुभमय भट्टाचार्य जी। तो ये एक बड़ा ही वरिष्ठ पत्रकारों का प्रबुद्ध पैनल आज आपके लिए लेकर आए हैं, जिनसे हम ये सारी बातचीत करेंगे। शेखर साहब, आपसे ही शुरुआत करते हैं। आज जो दृश्य हमने देखे सेंट्रल हॉल के, ये पुराना हमारा संसद का है, आज भी बड़ा खूबसूरत दिखाई देता है। वो उल्टे पंखे एकदम से रिकॉग्नाइज कर देते हैं कि ये पहले वाली संसद है। वहां पर जो केमिस्ट्री दिखाई दी तमाम नेताओं के बीच, तो कोएलिशन की गवर्नमेंट जरूर आ रही है, लेकिन जिस तरीके से चाहे वो जेडीयू हो, चाहे वो टीडीपी हो, मतलब और तमाम नेता हों, जिस तरह से उन्होंने केमिस्ट्री दिखाई उस मंच पर, उस हॉल के अंदर, नीतीश बाबू हों चाहे चंद्रबाबू नायडू हों, उससे तो ऐसा लगा कि जैसे वो इस गठबंधन में आके खुश हैं। पहले भी गठबंधन का हिस्सा थे, अब थोड़े से ज्यादा हिस्सा बनेंगे, लेकिन वो एक ओपन हैंड देना चाहते हैं प्रधानमंत्री मोदी को। जो उनकी बॉडी लैंग्वेज थी, जो उन्होंने अपने शब्दों में बयान किया, अब थोड़े से मन में सवाल ये आते हैं कि ये, क्योंकि राजनीति के सबसे चरम शिखर के लोग हैं, तो क्या ये एक तरह का पोस्चरिंग है या सच में ही हम यही केमिस्ट्री आगे देखेंगे? देखिए, पिछले 2-3 दिन से जिस प्रकार की स्पेकुलेशन चल रहा था कि गठबंधन में बनने में दिक्कत हो रहा है, केमिस्ट्री नहीं बन रहा है, अरिथमेटिक हो भी फिर भी कह नहीं सकते चंद्रबाबू के बारे में, नीतीश कुमार के बारे में, लेकिन ये सारे संदेह आज पूरा मतलब मैं कह सकता हूँ कि पूरा रिजेक्ट हो गया। और साथ में दूसरी बात भी चल रही थी, क्या प्रधानमंत्री सक्षम है कोलिशन को चलाने में? अभी तक उनकी सरकार हमेशा बहुमत से चली है और प्राइम मिनिस्टर इतने स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी है। कंसेंसस की जो ये है वो प्रोसेस कैसे करेंगे, कैसे अपने आप को ये चीज़ें कैसे सीखेंगे, क्योंकि उनकी जो स्टाइल ऑफ फंक्शनिंग में ये सब नहीं है। इसको लेकर पिछले 2 दिन से बहुत आलोचना हुई है, बहुत ये हुई है, और ये भी कहा गया कि ये मतलब दूसरी तरफ से भी कोशिश हो रही है कि किसी तरह बीजेपी को रोकने के लिए, जैसे 96 पे अटल जी को रोकने के लिए सब कोशिश किए थे,
और सफल भी हुए थे 13 दिन सरकार के बाद। सो ऐसा कुछ इधर इस समय हो जाएगा। लेकिन मुझे लगता है जब इंडिया अलायंस की मीटिंग हुई थी 5 तारीख को, तभी बड़ा क्लियर हो गया था कि इंडिया अलायंस के पास संख्या नहीं है और ऐसे समय में बिना बीजेपी और कोई विकल्प सरकार बन नहीं सकती। बिना मोदी कोई सरकार नहीं है। ये चीज आज क्लियर हो गया। मुझे लगता है कि चंद्रबाबू नायडू और नीतीश जी दोनों बहुत अनुभवी नेता है। हाँ, उनकी पास्ट ऐसा रहा है कि कभी भी कुछ डिसीजन ले सकते हैं, कभी भी साइड बदल सकते हैं। लेकिन मुझे लगता है अब वो लोग भी ऐसे समय मतलब अपने कैरियर के ऐसे जगह पे पहुंचे हैं जहां उनको लग रहा है कि इस समय में, इस वक्त में, कि ऐसे जो एस्टैब्लिश्ड नेतृत्व है मोदी जी में, अनुभव है, सरकार 10 साल चलाए, कई कार्यक्रम को लेकर उनको कोई मतभेद नहीं है मोदी जी के साथ। उनको लग रहा है कि इस समय देश के हित में और अपने पॉलिटिकल हित में भी उनको लग रहा है कि मोदी जी को ही हम समर्थन देना है। वो बात वो खुल के भी बोले। चंद्रबाबू नायडू के भाषण में आपने सुना कि किस तरह बोले कि दिस टाइम रिक्वायर्स मोदी, दिस टाइम रिक्वायर्स, कि देश इस समय ऐसा वक्त से गुजर रहा है, ऐसी समय में अगर ग्रोथ होनी है, भारत में डेवलपमेंट होनी है, विकास होनी है, तो इसके लिए एक ही नेतृत्व हमारे सामने है, वो मोदी जी। ये बात खुल के बोले। दूसरा, नीतीश जी भी, देखिए नीतीश जी को मैंने कभी पिछले 2 साल में इतना खुश नहीं देखा है ऑनेस्टली, क्योंकि जितने छवि हमें मीडिया सामने आया है हमेशा बड़े मोरोस लगते हैं या बहुत सोच में है। लेकिन आज मैंने देखा इतना तक वो उनके पैर छूए चले गए मोदी जी को, उनसे केवल 1 साल बड़े हैं। लेकिन फिर भी जो इमोशंस मैंने नीतीश जी में देखा, उससे लग रहा है कि नीतीश जी भी कि चाहते हैं कि इस बार ये कोalition चले, आगे चले। और बार बार बोल रहे थे मैं तो चाह रहा हूं कि जल्दी सरकार बन जाए और विलंब नहीं होना चाहिए। और दोनों नेता, चंद्रबाबू हो या नीतीश जी हो, वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जो केंद्र सरकार बन रही है मोदी जी के नेतृत्व में, बिहार के लिए और भी कंसिडरेट होंगे। और वैसे ही चंद्रबाबू भी सोच रहे हैं कि आंध्रा के लिए। और बात इसमें दोनों राज्यों की एक ही डिमांड है, भाई स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स हमें को दर्जा दिया जाए। लेकिन उस समय भी सेंटर का यही था, देखिए हम आपको दर्जा के रूप में नहीं दे सकते, क्योंकि 14 फाइनेंस कमीशन ने डिसाइड कर दिया दर्जा कि किसी को डिक्लेयर नहीं करते आप स्पेशल कैटेगरी स्टेट करके। लेकिन मुझे लगता है कि बिना कोई डिक्लेरेशन जो भी आर्थिक मदद चाहिए बिहार को दोबारा एक विकास के पाथ में दोबारा उसको पूरा पुश के आगे ले जाने में ये कोई कसर नहीं छोड़ेंगे मोदी जी भी और नीतीश जी भी, क्योंकि चाहते ये सफलता हो। और बिहार के अगर अच्छी विकास हो जाए, बिहार में बेरोजगारी दूर हो जाए, ये सारे देश के लिए बात है। तो मुझे लगता है, ठीक कह रहे हैं आप शेखर साहब, क्योंकि बहुत सारी चीजें होंगी ऑन द कार्ड्स। तो सब आज तो बहुत अच्छा लगा, लेकिन सतीश जी, चाहे वो चंद्रबाबू नायडू हो, चाहे वो नीतीश कुमार हो, अब देखिए हम तो उसी आधार पे बात करेंगे जो हमने अब तक देखा है। तो ये बड़े सीजन नेता हैं, अच्छे नेता भी कहें हम इनको, लेकिन प्रोग्रेसिव, मतलब मेरा ये है, चंद्रबाबू नायडू की भी छवि वैसी रही और नीतीश कुमार की भी छवि वैसी है। लेकिन ये भी है कि ये मतभेद भी आता है, ये अपनी बातें भी रखते हैं। 2 बार इसी एनडीए को अंदर बाहर हो चुके हैं। तो जो कुछ आज केमिस्ट्री दिख रही है उसे देख के तो लग रहा है कि जैसे इनकी भी कुछ बातें रही होंगी। डेफिनेटली ऐसा नहीं कि बस हम समर्थन देते हैं, आप जैसा चाहें वैसा कीजिए। या तो ये माने कि इनकी बहुत सारी जो बातें हैं या जो इनका एक आगे चल के मंत्री पद वाली बातें हों, चाहे स्पेशल स्टेटस वाली बातें हों, एक बड़ा आश्वासन मिल रहा है, एक बड़ा या तो चीजें मिल गई हैं, या फिर एक पोस्चरिंग है कि भाई ये हमें दिया जाए, अभी तो हम आपके साथ हैं, लेकिन इतिहास आपको भी पता है। कैसे समझे? दोनों साइड हैं इसके। देखिए 7-8 बातें हैं जो मैं कहना चाहता हूं। देखिए भारत को मैं मानता हूं एक कोएलिशन है, सब लोग को मानना चाहिए। हम तो यहां भी कहेंगे कि जो पत्रकारों का भी कोएलिशन है वो कोएलिशन धर्म को निभाए और पत्रकारिता करे। नंबर 1, बधाई देना चाहता हूं एनडीए के नेता, डेजिग्नेटेड प्रधानमंत्री तीसरी बार मोदी जी को। अगर गठबंधन धर्म को पालन करके सबका साथ, सबको विश्वास में लेके चलने की बात है, तो सबसे पहला काम करना चाहिए कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाना चाहिए। तो ये विवादास्पद मुद्दे इधर उधर रहेंगे। और उस कॉमन मिनिमम प्रोग्राम में जो मैं समझता हूँ वो ज़रूरी है
कि हम इस देश को 5 केजी फ्री राशन की इकोनॉमी से नहीं चला सकते, उसको इंटीग्रेटेड इंक्लूसिव बनाना पड़ेगा। तीसरी बात जो मैं कहना चाहता हूँ, मेरा ऐसा मानना है कि इस देश में इस वक्त, ये मेरी राय है, कि युवाओं को लेकर एक नेशनल इमरजेंसी जैसी हालत है और इसको कोई नकारता है, इसको मतलब इग्नोर करता है, तो ये सरकार की सबसे इम्पोर्टेंट काम ये होगा कि सबसे युवा देश में इस युवाओं के लिए पूरे दुनिया में काम बढ़िया से करना चाहिए। देखिए, राजनीति में भी जो है एक नॉर्मलसी आई है, जो वन वे स्ट्रीट था वो शायद नहीं रहा अब, इसीलिए प्रधानमंत्री जी के कपड़े भी बदल गए और कल परसों से देख रहा हूँ मैं खाली एनडीए बोल रहे हैं, न भाजपा बोल रहे हैं, न मोदी की गारंटी बोल रहे हैं। तो ये सारी बदलाव जो हुए हैं, और जो प्रधानमंत्री जी ने आज अपने संबोधन में 3 चीज़ें कही, मैं उस पर भी टिप्पणी करना चाहता हूँ। ईवीएम पर उन्होंने कहा, तो क्या ईवीएम पर जो सवाल खड़े हुए, तो भाई देखिए विपक्ष तो ऐसा करेगा, लेकिन ईवीएम पर सवाल खड़े कैसे हुए, किन परिस्थितियों में हुए, तो सबको विश्वास में लेके चलना है। तो आप उसको अब इंडी अलायंस मत बोलिए, इंडी बोलते रह गए सारे मीडिया में भी। अब जब वो इंडिया बोलते हैं तो आप भी इंडिया बोलिए, क्या दिक्कत है आपको? घमंडिया से इंडी पे आ गए, तो ये वार्तालाप नहीं चलती। दूसरी चीज, और ये सबके लिए, कोalition के लिए, सबके लिए है, मैं तो इतना कह रहा हूं कि आप मुझे एक चीज बता दीजिए यहां पर कि एनडीए में कोई एक ऐसी पार्टी है जब से एनडीए बना हो तब से अब तक एनडीए में है, तो ये पतझड़ जैसा, रोटेशन जैसा चलता रहता है। तो सबको साथ लेके चलना ये बहुत महत्वपूर्ण है। और वो धर्म, मोदी जी को तो मैं कहता हूं कि उनको जो है अब नेहरू जी और वाजपेयी जी के रूप में, मतलब दोनों के रोल को लेकर के मतलब चलना चाहिए इस 3rd टर्म में। एक बात ये है, मैं ये भी कहना चाहता हूं, देखिए, चलिए विपिन जी, आपका भी भैंस बच गया है, आपके घर का भी। सतीश जी, आपने बहुत सारे पॉइंटर्स बोले, हम उस पे और आते। मैं ये समझना चाह रहा था कि ये जो दोनों बड़े कोalition पार्टनर हैं, एक लाइन और बोलूंगा कि मीडिया का भी विमर्श जो है ना, सिर्फ कुर्सी के मुजरे पर केंद्रित नहीं रहना चाहिए। ठीक है हर्षवर्धन जी, प्रधानमंत्री मोदी, जैसा मैंने शुरुआत में भी जिक्र किया कि एक लंबा कार्यकाल है। अगर हम याद करें कि जब वो चीफ मिनिस्टर से प्रधानमंत्री बन रहे थे तब भी कई सवाल आए इस तरीके की, क्या इनके पास एक सीएम का तो बहुत अच्छा अनुभव है, लेकिन जब देश की बात आएगी तो वो थोड़ा एक अलग बैटल ग्राउंड हो जाता है, क्या उसको संभाल पाएंगे, क्या नहीं कर पाएंगे। अभी इस तरह की बातें हो रही हैं कि प्रधानमंत्री ने तो हमेशा एक फुल मेजॉरिटी वाली सरकार को चलाया है, तो चाहे वो उनका वाजपेयीफिकेशन हो, मैंने कहीं किसी डिबेट में सुना, अभी सतीश जी ने भी कहा कि उसमें नेहरू और वाजपेयी वाली झलक देखना चाहेंगे। तो क्या, चूंकि प्रधानमंत्री मोदी जैसे रहे हैं, उनकी शख्सियत के पहलू समय के हिसाब से खुलते हुए देखें, क्या हम ये मान के चलें कि इस कोएलिशन वाली गवर्नमेंट को भी वो उतनी ही सहजता से, उतने ही एक परिपक्वता से, और जिस तरीके से विकास और तमाम चीजों की बातें होती हैं, जो भी बातें अभी यहां होगी आगे की चर्चा में, वो करके ले जाएंगे? शायद इस पर हम स्पेकुलेशन ज्यादा कर रहे हैं, लेकिन हम यहां पर एक नया रूप भी देख सकते हैं। विपिन जी, देखिए, नंबर जब 272 प्लस एक पार्टी के पास नहीं होता है तो फिर कयास लगेंगे ही लगेंगे। लेकिन हमें ये भी देखना समझना चाहिए कि करीब करीब 3 दशक में इतने नंबर लेकर आने वाली कोई सरकार नहीं है जो लगातार 3 बार आई हो। और पंडित जवाहरलाल नेहरू के बाद कोई ऐसा नेता नहीं बन पाया। ठीक है, उनको सिंपल मेजॉरिटी आई थी जवाहरलाल नेहरू को, लेकिन एक चीज मैं कहूंगा, देखिए, ना वाजपेयीफिकेशन होगा, ना नेहरूकरण होगा। इसको बहुत स्पष्टता समझिए। जो लोग ये कहते हैं, दरअसल वो एक कहते हैं ना कि हर चीज को किसी न किसी एक व्यक्ति को पैमाना बनाकर होता है, लेकिन मेरा मानना है कि हर पैमाना टूटता है जब इंदिरा नेहरू जैसी नहीं हो पाई, राजीव इंदिरा जैसे नहीं हो पाए, तो फिर संभव नहीं है कि कोई दूसरा होगा। और नरेंद्र मोदी तो भारतीय राजनीति के एक ऐसे व्यक्तित्व हैं जिन्होंने हर बार अपने नए प्रतिमान गढ़े। ये ठीक है कि पहली बार उनको ये मुश्किल होगी कि 272 उनके पास नहीं है, लेकिन आप जरा कल्पना कीजिए भारतीय राजनीति में कौन सा ऐसा गठजोड़ का सहयोगी रहा होगा आज जो पुरानी संसद के सेंट्रल हॉल में
हमने चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार, विशेष करके इसलिए जिक्र कर रहा हूं क्योंकि इन्हीं दोनों पर संदेह उठते हैं। ये दोनों वेटरन खिलाड़ी हैं, बड़े सीजन्ड हैं और बार बार पलटी बीमारी है इन्होंने। क्या इन दोनों की बात कोई संकेत है? निश्चित तौर पर है। इन दोनों की बात, भाव भंगिमा, नीतीश जी तो मतलब पैर छूने को हो गए, वो तो पकड़ लिया नरेंद्र मोदी ने उनका हाथ और उनको पैर नहीं छूने दिया, जबकि सिर्फ शायद साल 1.5 साल का ही फर्क है दोनों के बीच। चंद्रबाबू नायडू वहां से शुरू किया उन्होंने कि वी आर वन, वंडरफुल मेजॉरिटी, यहां से उन्होंने शुरू किया और कहा कि इतने समय तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिल्कुल 3 महीने तक कोई छुट्टी नहीं ली। जिस तरह से ये दोनों बड़े नेता बात कर रहे थे, उसमें इनकी क्या प्रायोरिटीज हैं वो तय है। दोनों नेता गवर्नेंस के बहुत बड़े रोल मॉडल माने जाते हैं, चाहे वो नीतीश कुमार रहे हो चाहे चंद्रबाबू नायडू। चंद्रबाबू नायडू को वहां की जनता ने मैंडेट नहीं दिया इस वजह से, वरना इस देश के फर्स्ट डेवलपमेंट आइकॉन जो थे वो चंद्रबाबू नायडू थे। और जब साइबराबाद बना था तो भारत के लिए बड़ी चमत्कृत कर देने वाली बात थी कि दुनिया की कंपनियां कैसे हैदराबाद की उस लेन में चली आ रही हैं जो एक तरह से कहें कि अमेरिका जैसा दिखने लगा। अब सवाल यह कि इन दोनों की प्रायोरिटीज क्या होंगी। इन दोनों की प्राथमिकताएं अपने अपने राज्य में अपनी राजनीति बचाना है। और मैं, पता नहीं, हो सकता है मैं पूरी तरह से गलत साबित हूं, ये अनुमान होता है, आकलन होते हैं, तय नेता ही करते हैं, लेकिन मुझे ऐसा दिखता है कि चंद्रबाबू नायडू की प्राथमिकता आंध्र प्रदेश है। उनको आंध्र प्रदेश नए सरी से बनाना है, अपनी राजधानी तैयार करनी है, फिर से वो अपनी वो छवि दुरुस्त करनी है, अपने बेटे नारा लोकेश के लिए बहुत कुछ छोड़ के जाना है। और नीतीश कुमार के लिए क्या है कि अपनी पार्टी का सर्वाइवल है। मैं इसमें एक चीज और देखता हूं कि नीतीश कुमार हो सकता है, अभी तुरंत ये नहीं होगा, लेकिन हो सकता है कि विधानसभा चुनाव के पहले वो एलिवेट हो, दिल्ली में किसी महत्वपूर्ण पद पर वो बैठाए जाए। और मुझे लगता भी है कि नीतीश कुमार के लिए मुख्यमंत्री का पद छोटा है, वो पलटी मार मार कर उन्होंने अपना व्यक्तित्व तो बहुत हल्का किया है, लेकिन आप सोचिए इतना ईमानदार, परिवारवाद से दूर एक ऐसा व्यक्ति, अगर वो पलटियां ना मारा होता तो कैसा व्यक्ति होता। अगर वो सारे लोग मोदी के साथ हैं, मुझे कोई भ्रम नहीं दिखता है। नरेंद्र मोदी, रिजल्ट आने के बाद लगा था कि थोड़ा सा कुछ मुश्किल है क्या, कुछ मुझे नहीं लगता कि किसी रिफॉर्म में, किसी डिसीजन में कोई मुश्किल होगी। हाँ, ये 1 नेशन 1 इलेक्शन, यूसीसी, इस तरह के जो मुद्दे हैं वो बैक बर्नर पर रहेंगे, उसमें कोई बहुत मुश्किल भी नहीं दिखती। ठीक है प्रेम कुमार जी, तो अब देखिए इस समय क्या हो रहा होगा सरकार के अंदर, या जब हम 9 तारीख को शपथ होने जा रही है कि भाई कौन क्या मंत्री पद लेगा, कितने मंत्री बनेंगे, किस कोलिशन पार्टी को कितने देना, डेफिनेटली उनकी अपनी मांग होगी और उसमें कुछ जोड़ घटाव चल रहा होगा। अब ये जोड़ घटाव कितना आसान होगा, कितना मुश्किल होगा, देखिए अगेन मैंने कार्यक्रम के शुरू में कहा था कि हम स्पेकुलेशन नहीं करेंगे, यहां पर हम सिर्फ एक कंस्ट्रक्टिव चर्चा उस पर करेंगे जो सब सुनना चाहते हैं कि क्या ये मांगे जो होंगी, या बहुत सारे ऐसे मंत्रालय होंगे जिसमें नीतीश कुमार सहज महसूस करेंगे, बहुत सारे ऐसे मंत्रालय होंगे जो टीडीपी चाहेगी कि उनके पास आए, और डेफिनेटली पॉलिटिकल पार्टीज हैं तो अपना गेन भी देखेंगी। तब क्या ये मोदी जी के लिए या बीजेपी के लिए थोड़ी मुश्किलें पैदा करेगा कि अभी तक उनका अपना मंत्रिमंडल था, उनके हिसाब से चीजें थी, उन्होंने अलाइनमेंट कर रखे थे कि भाई मैंने जहां रेलवे दिया है वहीं मैंने आईटी भी लगा दिया, वहीं मैंने दूसरा मंत्रालय लगाया ताकि काम सिंक में हो, लेकिन ये जो एक स्ट्रक्चर है शायद अब ये वैसा ना बचे, तो क्या एक बड़ा चैलेंज होगा? विवेक जी, आपका प्रश्न बिल्कुल यस में उत्तर मांगता है। हाँ, ये बहुत बड़ा चैलेंज होगा, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी की सरकार पहली के बाद जब दूसरी बार आई तो ज्यादा मजबूत थी, और उस समय आपको याद होगा नीतीश कुमार जी को मनमाफिक मंत्रियों की संख्या नहीं मिली। नीतीश कुमार जी का कहना था कि भाई जितने सांसद हमारे बिहार से जीते उतने बीजेपी से जीते हैं, तो बीजेपी ज्यादा पोर्टफोलियो लेगी और हमको 1 और 2 आप संख्या गिन रहे हैं, क्या गठबंधन को आप संख्या में माप सकते हैं? तो उन्होंने मंत्री परिषद में शामिल होने से ही मना कर दिया। इसलिए मना किया क्योंकि मोदी जी की सरकार के पास में प्रचंड और अपने दम पर बहुमत था। लेकिन आज परिस्थिति अलग है। आज न तो कोई नरेंद्र मोदी की सरकार उनको इस तरीके से मना करने को अफोर्ड कर सकती है, क्योंकि नीतीश कुमार अगर आज मना करेंगे कि मंत्रिपरिषद में नहीं रहेंगे, चूंकि हमें भी बाकी घटक दलों की तरह समझ लिया गया है, तो ये अफोर्ड करने की ताकत
मोदी सरकार के पास आज नहीं है। यही फर्क आया है। ये मैं एक घटना में आपको फर्क बता रहा हूं कि जब एक सरकार जब पहली के से दूसरे में आती है, मोदी 1 से मोदी 2, तो उसके बाद मोदी 2 में बड़े-बड़े डिसीजंस होते हैं, बहुत हंगामा होता है, जिसको तानाशाही के रूप में भी विपक्ष ने व्यक्त किया, वैसे सारे फैसले लिए जाते हैं। लेकिन तीसरा आते-आते वो ताकत कम हो जाती है। अब वो फैसला जिसको तानाशाही कहा जाएगा कि 13 महीने तक अब किसान आंदोलन नहीं चलेगा। वो ऐसा कोई भी आंदोलन होगा उसको तुरंत निस्तारण करना पड़ेगा। अब 150 सांसद, विपक्ष के सांसद उठाकर बाहर नहीं फेंके जा सकेंगे, क्योंकि अब उनको एक बैलेंसिंग फैक्टर दिए है। जनता ने सरकार को बैलेंसिंग फैक्टर दिए है। ये लोग सिर्फ घटक दल नहीं है, सरकार को बैलेंस करने वाली ताकत है। अब आप एंटी मुस्लिम एजेंडा जो खुल करके बोल देते थे, मुसलमानों को दूसरे तरह की नागरिकता समझते थे, हाँ जो नेता आता था वही मुसलमान के खिलाफ बोल रहा होता था, कोई क्षमा नहीं, कोई किसी पर एक्शन नहीं। अब वो नहीं चलेगा, क्योंकि बैलेंसिंग फैक्टर के रूप में ये लोग दोनों हैं जिनको मुस्लिम वोटों की भी चिंता रहती है। तो यानी ये जो जैसा सतीश सर ने कहा कि ये फेडरल स्ट्रक्चर जो देश है ना, उस स्वभाव को आपको सरकार में, पार्टी में, इवन जर्नलिज्म में भी सर ने कहा, ये हर स्तर पर आपको फेडरलिज्म अपनाना पड़ेगा। ये जनादेश बहुत बड़ा जनादेश है, एक पार्टी या एक सरकार के लिए जनादेश नहीं है। और पार्टी के रूप में तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के लिए और बुरी गत क्या हो सकती है कि जो 400 पार और 370 और ऐसी बातें कर रही थी, उसको जनता ने उतनी संख्या भी नहीं दी कि वो अपने दम पर सरकार में बने रह सके। उनको कट शॉर्ट कर दिया, इस हद तक कट शॉर्ट किया कि उनको बैलेंसिंग फैक्टर के साथ में रहना पड़ेगा, चलना पड़ेगा। मुझे लगता है कि ये बहुत शानदार जनादेश है और ये बैलेंसिंग ही देश के हित में है। मैं यही कहना चाहता हूं विवेक जी कि ये बैलेंसिंग फैक्टर इस सरकार को बिल्कुल संयमित रखेंगे और गलत करने से रोकेंगे। जी ठीक है शुभमय, ये अभी तक जो 2 टर्म की मोदी सरकार रही उसमें हमने काफी रिफॉर्म्स होते हुए भी देखे। उन्होंने अपनी छवि भी वैसी बनाने, भले ही आप उनसे सहमत हो ना सहमत हो, आप माने कि ये रिफॉर्म कंस्ट्रक्टिव हैं, प्रोडक्टिव हैं या नहीं हैं, लेकिन रिफॉर्म किए गए, बड़े रिफॉर्म किए गए। लेकिन अब नई परिस्थिति में क्या वो रिफॉर्म की रफ्तार वैसी ही रहेगी, एक बहुत बड़ा सवाल है। बिल्कुल विपिन जी, आई थिंक सबसे बड़ा सवाल यही रहेगा कि सरकार कैसे भी बने, सरकार किस तरीके से अपना परफॉर्मेंस दिखाते हैं। और शायद मैं इसमें सबसे पहले एक आध डेटा का अगर जिक्र लाऊं तो अच्छी बात होगा। आज ही आरबीआई का जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का जो स्टेटमेंट आया है उसमें क्लियर है कि आरबीआई ने इस साल का जो ग्रोथ रेट का अपेक्षा कर रहे हैं वो जितना था उससे बढ़ा दिए हैं 7.2%। साथ में इन्फ्लेशन, महंगाई के ऊपर उन्होंने कहा है कि अभी भी महंगाई के ऊपर सोच रखना या चिंता रखना जरूरी है। तो दोनों मिलाकर सरकार के पास एक अपॉर्चुनिटी आ गया है। सरकार के पास चिंता करने का शुरुआत में ही बहुत सारी चीजों के ऊपर एक सामने एक सवाल भी सामने खड़ा कर दिया है। मैं सोचता हूँ कि ये एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, एक सॉर्ट ऑफ कि इस वक्त सरकार के सामने क्या क्या छवि है, क्या चीज को लेकर वो शुरू कर रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी चीज मुझे ये चीज लगता है कि अभी तक हम लोग जो बात कर रहे थे उसमें एक चीज बार बार सामने आ रहा है कि ये सरकार टिकेगी या नहीं टिकेगी। और मैं सोचता हूं कि इस वक्त जब हम नया एक सरकार को शुरू कर रहे हैं, एक देखते हुए देख रहे हैं रिलेटिवली वीकर मेजॉरिटी, लेकिन 292 इज अ गुड मेजॉरिटी, तो हम आशा करें और विश्वास करें कि ये सरकार अपना कार्यकाल 5 साल तक पूरा निभाएगी। आगे क्या होगा वो तो जैसे आपने कहा कि हम स्पेकुलेट ना करें, हम आज सिर्फ इस विश्वास को लेकर चले, दैट आई थिंक ये बहुत जरूरी है। और स्टॉक मार्केट्स वगैरह बाकी सारों का भी आज ये विश्वास है कि ये सरकार चलेगी, ये सरकार चल सकता है। इन सरकार के अंदर जो अंडरस्टैंडिंग है, इसमें कोई भी ऐसे घटक दल नहीं है जो एक दूसरे को नहीं जानते हैं, जिनको एक दूसरे से परिचय नहीं है, जो सडनली नया आए हैं, इसलिए इनके जो कॉमन प्रोग्राम्स है उसमें कुछ अड़चन, कुछ अजीब सा कुछ नया ला देंगे, ऐसा भी संभावना नहीं है। सभी को मोटा मोटी
एक दूसरे के क्या क्या पसंद है, क्या क्या नापसंद चीज है, इसकी परिचय है। मुझे लगता है ये एक बहुत बड़ा कॉन्फिडेंस बूस्टर है, जिसलिए आज मार्केट्स में भी आज उछाल आया है। और देश के लोगों के लिए भी ये कॉन्फिडेंस का स्टेप है कि ये सारे पार्टियां एक दूसरे को जानते हैं। इसीलिए जो कदम ये लोग उठाएंगे, इसमें कोई ऐसा कदम आने की संभावना मुझे लगता है इस वक्त कम है जो अचानक एक दूसरे को मुश्किल में डाल दे। फर्स्ट थिंग। दूसरी बात यह है कि ये वाली जो एनडीए गवर्नमेंट है, इस एनडीए गवर्नमेंट के पास रिफॉर्म्स का जो दायरा है, उसमें एक बहुत बड़ा वीकनेस बार बार सामने आ रहा था, जो बार बार सवाल उठ रहे थे कि सरकार शायद एब्सोल्यूट मेजॉरिटी होने के वजह से दूसरे लोगों से, ज्यादा लोगों से बातचीत नहीं कर रहे थे। बड़े बड़े कदम उठाए थे, लेकिन कई कदमों में ये सवाल उठाया गया था कि लोगों से अपेक्षित जितना कंसल्टेशन डायलॉग करना था वो शायद नहीं किया गया था। अब उस पर राय विचार विमर्श हो सकता है, लेकिन ये एक टिप्पणी बार बार आ रहा है लैंड रिफॉर्म्स के बारे में, एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स के बारे में। अभी जो इलेक्ट्रिसिटी में एक बहुत बड़ा बदलाव की जरूरत है, भारत में पावर रेट्स बहुत कम ज्यादा है दूसरे कंपेरेबल एशियन कंट्रीज के मामले में। इन सारी चीजों में सरकार जब स्टेप्स लेंगे, तो उसमें या केंद्र सरकार जब स्टेप्स लेंगे, लोगों से आलोचना की जो प्रक्रिया है उस पर बार बार ये जो टिप्पणी आ रही थी, मुझे लगता है वो सरकार के पास एक संभावना आ गया है कि अभी सरकार, एनडीए सरकार कह सकते हैं कि हम इतने सारे दल हैं, हम इतने सारे देश के इतने प्रांतों से आए हैं, हम हमारे बीच में आलोचना करके कैबिनेट में जो अप्रूवल ला रहे हैं वो देश के सामूहिक लाभ के लिए है। तो एक बहुत बड़ा क्रिटिसिज्म और कंट्रोवर्सी जो रास्ते में उतर रहा था, उसको शायद इन्होंने सबसे पहले उस पर काबू पा लिया है। तो मैं इसको एक पॉजिटिव स्टेप्स मानता हूं कि कंट्रोवर्शियल रिफॉर्म्स के ऊपर शायद अभी से अगर ये सरकार शुरू करे काम, तो इनके पास एक बहुत बड़ा मौका आ गया है जो पहले नहीं था। और ये इन चीजों पे अगर काम शुरू किया जाए तो इनका देश में एम्प्लॉयमेंट के ऊपर, इनकम इश्यूज के ऊपर इतना असर हो सकता है पॉजिटिवली कि ये सरकार को अपने आप में एक स्टेबिलिटी देगा। ठीक है, ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कैसे वो कंट्रोवर्शियल रिफॉर्म्स या ऐसे रिफॉर्म जहां पर आम सहमति या जन भागीदारी की जरूरत होती है, उसमें कैसे एक राय बनाई जाए और कैसे ये मैसेज फॉरवर्ड किया जाए कि ये सर्वसम्मति से होने की कोशिश है। सही गलत अलग चीजें हो सकती हैं, लेकिन आम राय के साथ आ रहा है। इस फ्रंट पे शायद आगे हम बहुत सारा काम होते हुए देखेंगे, बहुत सारे बात करने के मौके भी मिलेंगे। शेखर साहब, थोड़ा सा अब मैं दूसरी तरफ आता हूं, जो बिल्कुल इमीडिएट है, जो 9 तारीख को होने जा रहा है कि मंत्री पद शपथ लेगा। अब देखिए, अगेन मैं वो फिर से डिफाइन करता हूं, स्पेकुलेशन पे नहीं जाएंगे, लेकिन बड़ी फाइन लाइन है, हम जनरल बात कर रहे हैं। अब जब बीजेपी की बात आएगी तो क्या वो कोर चीजें अपने पास रखना चाहेगी? वित्त, रक्षा, गृह, रेलवेज, या फिर कुछ और ऐसे मंत्रालय जो शायद उन्हें लगेगा कि ये हम किसी के साथ बांट नहीं सकते, ये तो हमारे ही पास रहेंगे? या फिर आपको लगता है कि नहीं, उन्हें बात माननी पड़ेगी अपने सहयोगियों की? फॉर एग्जांपल रेलवे ही, शायद नीतीश कुमार को लगे कि भाई हमें तो इसका अनुभव भी है, हम इसे अच्छी तरह चला भी सकते हैं, तो आप हम पे भरोसा कीजिए। तो वो बड़ा एक ऐसा पॉइंट होगा जहां बैलेंस बिठाना होगा। बिल्कुल विपिन जी, बैलेंस बिठाना होगा। और सबसे पहली बात मैं कहना चाह रहा हूँ कि अभी तक जब हम रिफॉर्म्स की बात करते हैं, लगता है जैसा कोई रिफॉर्म्स का मतलब है कि केवल जो इंडस्ट्री और बिजनेस को सूट करे और लोगों के हित में ना हो। वो परिभाषा बदल जाएगी और जब बात होगी तो रिफॉर्म्स का मतलब सर्व समाज को जो बेनिफिट होगा और जो ड्यूरेबल रहेगा और जो आने वाले चुनौतियों को सामना करने वाले की रिफॉर्म्स की, मुझे लगता है जैसे अभी भी बताया गया, कम्युनिकेशंस बढ़ेंगे, कंसल्टेशन बढ़ेंगे, आइडियाज कई लोगों से लिए जाएंगे। और हो सकता है अगर विपक्ष भी एक पॉजिटिव एटीट्यूड से सरकार को देखे और ये मैंडेट को एक्सेप्ट करे, सरकार के साथ भी डायलॉग बन सकती है। वो पॉइंट 1। पॉइंट नंबर 2, क्योंकि बीजेपी मतलब एक फलक्रम पार्टी है, तो नॉर्मली क्या होता है कि जो सीसीएस के जितने पोस्ट है, यानी फाइनेंस, होम, डिफेंस और एक्सटर्नल अफेयर्स, वो तो मेन रूलिंग की पार्टी के साथ ही रहेगा, इसमें कोई चेंज होने की नहीं है। और साथ में बात आती है स्पीकर पोस्ट की।
अब स्पीकर पोस्ट की बात तो मुझे, आप कह रहे हैं कि स्पेकुलेशन नहीं करना है, लेकिन मुझे जितने संकेत मिल रहे हैं वो स्पीकर पोस्ट भी बीजेपी के साथ ही रहेगी, इस तरह की मेरे पास जो जानकारी है। और दूसरी बात देखिए, टीडीपी जैसे पार्टी ने पहले भी इंफ्रास्ट्रक्चर पोस्ट को हैंडल किया अटल जी के समय, जैसे सिविल एविएशन, स्टील, ऐसे कई ऐसे भी पोस्ट पहले भी टीडीपी हैंडल किए हैं। और चंद्रबाबू नायडू इंडस्ट्री की प्रॉब्लम्स को अच्छे समझते हैं, तो उनकी इच्छा भी होगी भाई ऐसा प्रोजेक्ट्स भी चाहिए जो आंध्र में भी डायरेक्ट बेनिफिट करेगा, क्योंकि जब संपूर्ण आंध्र प्रदेश था वहां पे इंडस्ट्रियल बेस भी था और कृषि क्षेत्र का भी बेस था। यानी जो कोस्टल आंध्र माना जाता था कि एग्रीकल्चरली बड़ा रिच एरिया माना जाता था, और जो तेलंगाना है वो इंडस्ट्रियल बेस के, क्योंकि हैदराबाद के आसपास रंगारेड्डी डिस्ट्रिक्ट सारा। अभी क्या हो गया कि आंध्रा में भी इंडस्ट्री की और इन्वेस्टमेंट की जरूरत है, और साथ साथ जो वहां पे जो कृषि है उस कृषि को भी आधुनिकीकरण, और साथ में चंद्रबाबू नायडू में कि जो प्लान है कि आंध्र प्रदेश डेवलपमेंट के लिए, क्योंकि एक कोस्टल स्टेट है, अभी उनके पास विशाखापट्टनम एक बड़े नेचुरल हार्बर है, उसके बाद काकीनाडा है, मछलीपट्टनम है, ये सारे फिशिंग पोर्ट्स हैं। वो चाहेंगे ये सारे पोर्ट्स डेवलप हो, जो फिट होता है कि प्राइम मिनिस्टर की पहले ही जो ब्लू इकोनॉमी की बात थी उससे वो फिट होता है, तो उसमें भी ये सारे होगी। तो हो सकता है कि ऐसे मिनिस्ट्री जो इससे कनेक्टेड है वो टीडीपी चाहेंगे। अब रेलवे की बात है, रेलवे मिनिस्ट्री भी इंपॉर्टेंट इंफ्रास्ट्रक्चर है, और साथ में कृषि मंत्रालय जो है, आज कृषि का मतलब पूरा सब कुछ आ जाता है उसमें, मतलब उस कृषि का केवल जो फार्मिंग केवल नहीं है, बाकी चीजें हैं, लेकिन सब मानते हैं कृषि भी ऐसा समय आ गया कि कृषि में भी कई बदलाव आनी चाहिए, कई कैपिटल उसमें इन्वेस्टमेंट आनी चाहिए, ताकि स्टोरेज हाउसेस पहले ही इंडिया मतलब बीजेपी की सरकार ने कई, मोदी जी स्वयं कई वेयर हाउसेस की बात की, पिछले बजट में भी ये बातें आई थी, चेन ऑफ वेयर हाउसेस होनी चाहिए। अभी भी वो ट्रेन्स चलते हैं जो एसी मतलब पूरी एयर कंडीशन, जो फार्म टू यानी फील्ड टू यानी फार्म टू मार्केट, ऐसी कई कॉन्सेप्ट्स को लेकर ये सारी चीजें और बदलेंगी। और इसमें नीतीश जी का इंटरेस्ट भी है कृषि क्षेत्र में, और हमारे एचडी कुमारस्वामी का भी इंटरेस्ट है, क्योंकि ये सारे पार्टीज अपने आप को एक रूरल फोकस रखना चाहेंगे। तो ये सारे देखिए, कोई इमोस मिल जाएगा, किसी को कैबिनेट मिल जाएगा। मुझे ऑलरेडी लग रहा है विपिन जी, जिस तरह आज मैं जो एक रिलीफ देख रहा था चंद्रबाबू नायडू के चेहरे में और नीतीश के चेहरे में, हो सकता है इसमें कम से कम 60-75% डिस्कशन ऑलरेडी हो चुका है, कुछ ना कुछ इन प्रिंसिपल एग्रीमेंट हो चुका है, जिसके वजह से अब डिटेल्स की बात है, जो डिटेल्स अभी लगातार जारी है, और बाकी छोटे छोटे अलाइंस भी है, ये मैनेज कर लेंगे। मुझे नहीं लगता है कि कोई ऐसा कोई बड़ा प्रॉब्लम नहीं आ जाएगा। और देखिए, ये अलाइंस भी जानते हैं, जनता दल हो या टीडीपी जानते हैं कि ऐसा एक समय है कि देखिए इसमें गिव एंड टेक होगा, और जब गिव एंड टेक होगा तो कुछ मंत्रालय छोड़ना पड़ेगा। और बीजेपी के देखिए अभी कई नए संसद भी आए हैं, कुछ एक्सपीरियंस्ड हैं, इनको भी सोचना होगा भाई किसके लाना है। और प्राइम मिनिस्टर हमेशा चाहते हैं कि नए चेहरे आने से और एक मिक्स्ड एक्सपीरियंस रहने से और भी सरकार में ऊर्जा बढ़ेगी, ड्राइव बढ़ेगी। डेफिनेटली वो होता हुआ दिखेगा। अब देखिए सतीश जी, अभी जो कैबिनेट हम देखते थे प्राइम मिनिस्टर की, उसमें एक मिक्स था, उसमें बहुत सारे पॉलिटिशियन चेहरे भी थे, लेकिन बहुत सारे ऐसे चेहरे थे जो ब्यूरोक्रेटिक, मान लीजिए हमारे जो रेल मंत्री थे या हरदीप सिंह पुरी साहब थे, वो एक अलग तरीके की चॉइस थी, जो कहीं अपना चुपचाप से एक मंत्रालय चलाते रहते थे। क्या अब इस तरह का जो मिक्स पोर्टफोलियो था उसमें बदलाव होगा? क्योंकि अगर आपको अपने अलाइज को जगह देनी है और वो भी उनके हिसाब से देनी है, डेफिनेटली उनकी डिमांड्स होंगी, तो फिर आप रिजेक्ट कहां से करेंगे? इन्हीं जगहों पे तो करेंगे। देखिए, 3-4 बातें हैं जो इंफ्रास्ट्रक्चर के मंत्री जो ब्यूरोक्रेटिक वाले थे, जिसमें जयशंकर को भी जोड़ लीजिए विदेश में, तो मेरे ख्याल से ये लोग अच्छे हैं, तो उसमें तो हमें नहीं लगता है कोई दिक्कत होनी चाहिए। देखिए, पिछली सरकार जो मोदी जी की रही, उसके 2 बड़े क्रिटिसिज्म थे। एक कि सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर, एक्सट्रीम सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर। दूसरा कि जो प्रोपेगेंडा पब्लिसिटी है वो वन वे स्ट्रीट था। और सबसे बड़ी बात कि ये जो छापे और टारगेटिंग और ईडी, सीबीआई और एक और कौन सी इनकम टैक्स, ये 3 शब्द बहुत प्रचलित हुए पिछले सरकार में। तो मुझे लगता है कि ये वाले मंत्रालय जो हैं कुछ कंटेंशन में उस पर कुछ तकरार होगी।
मुद्दा ये इस वक्त है ये कि देखिए बाकी सब में किसी को कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है, जहाँ कंट्रोल वाली बात आती है वहाँ पर थोड़ी दिक्कत आ सकती है। अब पता नहीं होम में क्या होगा, पता नहीं फाइनेंस में क्या होगा। मुझे नहीं लगता कि बाकी में चाहे टेलीकॉम हो, चाहे वो क्या बोलते हैं अपना रेलवे हो, चाहे इस सब में कोई ज़्यादा हमको दिक्कत नज़र नहीं आती है। कोई भी आएगा वही काम करेगा। तीसरी बात मैं एक और कहना चाहता हूँ, अभी उनको इकोनॉमिस्ट साहब को सुन रहा था मैं, मेरा ऐसा मानना है कि जो शेयर मार्केट, जीडीपी ग्रोथ और वेस्टर्न डेटा के हिसाब से जो इकोनॉमी है उससे थोड़ा आगे बढ़ने की आवश्यकता है। इस वक्त इंक्लूसिव कुछ करना पड़ेगा, डायलॉग विपक्ष के साथ करना पड़ेगा, जरूरत पड़े। देखिए मैं बहुत महत्वपूर्ण बात बोलना चाहता हूँ, तो अगर जरूरत सरकार को समझे तो थोड़ा डायलॉग के अप्रोच में अगर कंसेंसस चाहते हैं, आम सहमति चाहते हैं, सब सहमति नहीं, आम सहमति चाहते हैं तो डायलॉग बढ़ाइए, विपक्ष को विश्वास में लीजिए। मोदी जी खुद कह रहे थे कि मैं तो बोर हो गया, ऐसी बात नहीं थी, विश्वास में हमको नहीं लगता ज़्यादा लिया गया। तो मेरा ये कहना है कि कोई भी अप्रोच हो, कोई भी चीज़ हो, उसमें जो है, इसीलिए मैंने नेहरू और वाजपेयी वाली बात कही थी कि जैसे कि क्या हम ये कहना चाह रहे थे कि जो विपक्षी मैनिफेस्टोज रहे हैं उसमें से अगर कुछ लिया जा सकता है तो क्यों नहीं भाई, क्यों नहीं? इसी से तो एक पॉजिटिव वातावरण बनेगा कि तब ना एक आप पूरे देश का एक सरकार चलाएंगे। आप जब सरकार चलाने लगते हैं तो आप नेशनल गवर्नमेंट रहते हैं, आप कोई पार्टी या गठबंधन की सरकार नहीं रहती है। और मोदी जी के लिए अब कुछ खोने के लिए नहीं, अब तो तीसरा टर्म भी मिल गया, तो हमको तो लगता है उनकी छवि के लिए भी जरूरी है कि वो वाले लाइन पर चले, तो ये देश हित में होगा और देश के लोगों के हित में होगा। ठीक है हर्षवर्धन, आप हाथ उठा रहे हैं तो बिल्कुल मैं आपके पास ही आऊंगा, इनफैक्ट आपके पास ही आता है इस सवाल के बाद, लेकिन वक्त हो गया, एक छोटा सा ब्रेक ले लेता हूं, बहुत ही छोटा सा रहता है, और उसके बाद चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। छोटा ब्रेक, तुरंत हाजिर हो। बात हो रही कि मोदी सरकार के लिए थर्ड टर्म है क्या, लेकिन इस टर्म में वही दम दिखेगा, क्योंकि इस बार माजरा थोड़ा सा अलग है। राइट, तो ब्रेक से पहले काफी बातें हुई। हर्षवर्धन, आप कुछ टिप्पणी करना चाह रहे थे शायद सर की बात पर, तो वो आप कर दें तुरंत, फिर मैं आपके पास आपके सवाल के लिए आ रहा हूं। नहीं, मैं सिर्फ ये कह रहा था कि सतीश जी जो कह रहे हैं वो सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन व्यवहारिक राजनीति में ऐसा होता नहीं है कभी भी। कोई मतलब मुझे नहीं ध्यान में है, ठीक है, आप प्रतिनिधि मंडल के तौर पर किसी विपक्षी नेता को भेज दें, कोई विदेशी प्रतिनिधि मंडल आए उसको आप ले लें, लेकिन किसी दूसरे के मैनिफेस्टो से कुछ उठा के कोई लागू करे, ये मैंने आज तक तो नहीं देखा। अगर कोई उदाहरण हो तो सतीश जी हैं, शेखर जी हैं, जिसके भी ध्यान में आए वो बताए। और दूसरा, नरेंद्र मोदी बदलने नहीं जा रहे हैं, ये आज पुरानी संसद के सेंट्रल हॉल, और मैं भी ये मानता हूं कि चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार के साथ उनकी या अमित शाह की कुछ तो ऐसी लंबी बातचीत हो चुकी है, कुछ ऐसे पॉइंट्स पर सहमति बन चुकी है जहां उनको नहीं लगता कि अब और कुछ जरूरत पड़ेगी। और उसके अलावा भारतीय जनता पार्टी अपने नंबर्स को भी और, जिसको कहे ना कि थोड़ा कंक्रीट करने की कोशिश तो कर ही रही। जी ठीक है, हर्ष, एक सवाल मेरे मन में था अगेन कि ये मैं सिर्फ नामों पे नहीं जा रहा, लेकिन फॉर एग्जांपल उत्तर प्रदेश है, देखिए वहां से करीब करीब 13 मंत्री थे पहले पिछली सरकार में, लेकिन जो परफॉर्मेंस रहा, क्या अब वो नंबर वहां पे मिलेगा? यही हाल राजस्थान का भी है, जहां पर परफॉर्मेंस डिप हुआ। तो क्या परफॉर्मेंस वाइज जो कैबिनेट, मोदी कैबिनेट बनी थी पहले, क्या वो रिप्रेजेंटेशन का जो गणित है वो थोड़ा चेंज होता हुआ नजर आएगा? बहुत सारे मंत्री हार गए, 50 को टिकट थी, 19 हारे, उसमें से इनको फिर मौका मिलेगा, हाँ या ना? देखिए, हारे हुए मंत्रियों को मौका मिलेगा, इसमें मुझे संदेह है। और पहले भी आप देखिए तो हारे हुए मंत्रियों को आप मंत्रिमंडल में नहीं देखते थे। कुछ एक की बात छोड़ दे, कुछ एक ऐसे मंत्री होते हैं, जैसे हमें याद है कि हारने के बावजूद स्मृति ईरानी को 2014 में अवसर मिल गया था, 2019 के पहले शायद वो तैयारी कर रहा होगा। लेकिन इस वाले मंत्रिमंडल में बहुत कोई हारे हुए मंत्री होंगे, उनको अवसर मिलेगा, ऐसा मुझे लगता नहीं। जो बड़े मंत्रालय हैं उनके मंत्री जीत कर आए हैं या वो चुनाव ही नहीं लड़े, जिनकी हम बात करते हैं ना कि जो कोई अलग अलग, कोई आईएफएस रहा है, कोई आईएएस रहा है, वो वाली जो फील्ड है, कोई टेक्नोक्रेट रहा है ब्यूरोक्रेट की जगह, तो वो चुनाव ही नहीं लड़े हैं। तो मेरा ये मानना है कि मंत्रिमंडल में नए लोग आएंगे, फ्रेश होंगे। अब वो कितना बड़ा हिस्सा बचेगा, और
मुझे जो सीसीएस है उसमें सिर्फ डिफेंस दिखता है, जिसको अगर बहुत जरूरत पड़ी तो प्रधानमंत्री अपने सहयोगी को देंगे, वरना सीसीएस की चारों पोस्ट, यानी जिसको हम अभी तक का नॉर्थ और साउथ ब्लॉक जानते हैं, जो आने वाले समय में म्यूजियम बन जाएगा, तो वो सारे के सारे भारतीय जनता पार्टी अपने पास रखे। ठीक है, चलिए, ये भी एक इसका एंगल है। अब ये तो हमें खुलासा होता हुआ दिखेगा 9 तारीख को। प्रेम साहब, एक सवाल है जो थोड़ा अभी हमारे इस विषय से हल्का सा हटेगा, लेकिन कनेक्टेड इसी से है, और वो सवाल ये है कि मंत्रिमंडल जैसा बने, सरकार जैसी बने, इस बार उसका स्वरूप तो अलग होगा, लेकिन इस बार विपक्ष का भी स्वरूप अलग होगा। अब पहले से बड़ा विपक्ष है, पहले से ज्यादा संगठित विपक्ष है, तो ये जो इंडिया गठबंधन अभी तो साथ में लड़ा, क्या ये विपक्ष में भी एक जैसा दिखाई देगा, या फिर सब फिर अपने, क्योंकि ज्यादातर क्षेत्रीय दल हैं तो उसमें वो दरारें, वो रेखाएं दिखनी पड़ेंगी, या जैसी दावा कर रहे थे अभी कल परसों राहुल गांधी, वैसा ही विपक्ष दिखाई देगा, क्योंकि तब सरकार पे अलग तरीके से दबाव बनेगा? जी विपिन जी, देखिए, ये बात जरूर है कि जो विपक्ष है वो नए किस्म से है और नए तेवर में भी है, लेकिन इसमें भी जिन बातों की हम चर्चा करते रहे, पंजाब, बंगाल, केरल, उस तरह से जो विपक्ष में अंतर है और चुनाव के समय में जो विपक्ष के बीच में अंतर संघर्ष है, उस संघर्ष को तो खारिज वो हुआ नहीं है, तो वो चीजें तो रहेंगी। लेकिन जब जब इस सरकार की कमी का सवाल आएगा, मोदी 3 का, तब ये विपक्ष जो है एकजुट होकर के प्रेशर डालने और उसमें जरूरत पड़े तो हम सरकार देने के लिए भी खड़े हैं, ये खतरा बन करके सामने रहने के लिए ये विपक्ष एकजुट है, वो एकजुटता दिखेगी। ये इसके तेवर विपक्ष की बैठक से ही दिख रहे हैं। तो ये एक ऐसा प्रेशर है जिसके सामने मोदी सरकार को हमेशा बने रहना पड़ेगा और उसके हिसाब से लोचदार भी रहना पड़ेगा। और एक बात हम जरूर कहना चाहते हैं, जैसे अभी हर्षवर्धन जी कह रहे थे कि बदलाव नहीं होगा, इस मोदी जी की प्रवृत्ति में बदलाव नहीं होगा, तो बिल्कुल मोदी जी की प्रवृत्ति कुछ है जो वाकई बदलाव नहीं होगा। यूज एंड थ्रो जैसी जो स्थिति वो अपनाते हैं। अब जैसे मान लीजिए कि कर्नाटक में बजरंग बली का नारा नहीं चला, तो उसके बाद उन्होंने बजरंग बली का नाम नहीं लिया। जय श्री राम की धरती पर उत्तर प्रदेश में जब करारी हार मिली तो विजय उत्सव में श्री राम का नाम भूल गए। भगवान जगन्नाथ याद आ गए, चूंकि उड़ीसा में उनको सफलता मिली थी। सेंगोल, जिसके लिए उन्होंने तमिलनाडु को साधने की कोशिश की थी, तमिलनाडु ने उनको शून्य कर दिया, तो अब सेंगोल पर चर्चा न हो, इसलिए उन्होंने पुरानी सदन में ही सारी कवायद की, इवेंट्स की। यानी ये जो टेंडेंसी है, ये टेंडेंसी अगर छोड़ के उस व्यापकता को अपनाते जो सतीश केसिंग सर कह रहे हैं कि एक नया कुछ करते, जिसको कि हर्षवर्धन जी ने कहा कि ऐसा हमने देखा नहीं कि विपक्ष का कोई एजेंडा या मैनिफेस्टो का हिस्सा कोई सरकार लागू करे। अगर इस तरह की, जब तक एक चेंज जिसको बोलते हैं, बदलावकारी फैसला जब तक सरकार लेकर नहीं आती है, तब तक ये पैटर्न नहीं बदलता है। तो मानसिकता अगर बदलेगी तो निश्चित रूप से सबको साथ लेकर चलने की जरूरत होगी। नहीं तो जो नीतीश कुमार का एनडीए और ये डीएनए खराब था, वो एनडीए में है, वो पैर छूते दिख रहे हैं, इस बात पे खुश जरूर है, लेकिन जाहिर बात है ये नीतीश कुमार उनका इस्तेमाल कर रहे हैं कि वो नीतीश कुमार का इस्तेमाल कर रहे हैं। ये राजनीतिक जरूरत से एक दूसरे से जरूर जुड़े हैं। यहाँ जी मैं रोकता हूँ, आप रोकना चाह रहे हैं? जी हाँ, क्योंकि अब समय मेरा थोड़ा समाप्ति की तरफ है। शुभ भाई, एक जो इम्पोर्टेंट चीज़ होगी, जो थोड़ा फॉरवर्ड लुकिंग ये सवाल आपसे पूछ रहा हूँ कि आने वाला बजट, अब ज़्यादा दूर नहीं, नई सरकार को बजट लेकर आना पड़ेगा, तो इस बजट में क्या नया दिख सकता है? क्या आपको कोएलिशन गवर्नमेंट की छाप दिखेगी, जहां पर वो थोड़ा डिस्ट्रीब्यूशन डिफरेंट टाइप का हो जाएगा, जहां पर थोड़े अलाइनमेंट अलग हो जाएंगे, या जी सर, सतीश जी आपके पास भी आऊंगा, या इस पर मोदी की छाप दिखेगी? विपिन जी, मुझे लगता है इस बारी का बजट बहुत बड़ा बदलाव लेकर आएगा, और इसके लिए मैं एक चीज बता रहा हूं आपको। आप मंत्रिमंडल की बात जिक्र कर रहे थे, मुझे लगता है इस बारी सबसे इंपॉर्टेंट मंत्रिमंडल, कैबिनेट कमेटी एंड सिक्योरिटी की बात जरूर रहती है। 4 की मिनिस्टर्स, होम, डिफेंस, फाइनेंस एंड एक्सटर्नल अफेयर्स, लेकिन
हेल्थ मिनिस्ट्री और एजुकेशन मिनिस्ट्री, इन दोनों मिनिस्ट्रीज में कौन जाते हैं वो उसका बहुत बड़ा डिस्कशन रहेगा, क्योंकि वो मिनिस्ट्री ही सबसे बड़े बजट लेकर आगे आएंगे, उस पर ही सबका ध्यान लगा रहेगा। पावर मिनिस्टर, पेट्रोलियम मिनिस्टर, रेलवे मिनिस्ट्री, मुझे नहीं लगता है इन मिनिस्ट्रीज पर खास ध्यान होगा, इसलिए ये विपक्ष को भी जा सकते हैं, क्योंकि इनमें मूलभूत रिफॉर्म्स के जो चीजें हैं वो काफी हद तक हो चुके हैं, वो अभी स्टेट्स के लेवल में है। लेकिन एजुकेशन और हेल्थ, ये दोनों चीजों पर सबकी नजर टिकी रहेगी, और इस पर कौन मंत्री आ रहे हैं, विपक्ष, मुझे नहीं लगता है कि ये एक सहयोगी पार्टी से आएंगे। इस पर बीजेपी अपने मंत्री को लाना पसंद करेंगे, क्योंकि ये सबसे बड़ा चेंज एजेंट लोगों के सामने होगा, और बजट भी इसीलिए इन चीजों पर ही ध्यान काफी दिया जाएगा, क्योंकि अगर ये संवाद अगर लोगों के सामने देना है, जैसे मैं मानता हूं कि स्पेशल स्टेटस नीतीश जी मांग रहे हैं, वो सिर्फ पैसा ज्यादा देने से नहीं चलेगा। 2015 में 1,25,000 करोड़ का भी पैसा दिया गया था, अलाउंस किया गया था, फर्क नहीं आया। फर्क आएगा अगर डेमोन्स्ट्रेटेड, यानी कि डेमोन्स्ट्रेट करके लोगों के सामने नाम लाना जरूरी है, और इसलिए नाम लाने के उस संदर्भ में इन सारी चीजों को लोगों के सामने, वो स्कीम्स जो लोगों को लुभावनी लगे, इन चीजों को लाना जरूरी है। इसलिए बजट में इस बारी इन सारी चीजों को, फिस्कल डेफिसिट जरूर उस पर अंकुश लगा रहेगा कि भाई ये बहुत ज्यादा ना बढ़े, लेकिन फिस्कल डेफिसिट को रखते हुए भी, उस पर कंट्रोल रखते हुए भी भारत सरकार के पास अभी काफी स्पेस है, फाइनेंशियल स्पेस है, बहुत नया चीजों का सोचने का। और मुझे लगता है इसलिए इस बारी के बजट में उन सारी चीजों को पर ध्यान बहुत ज्यादा दिया जाएगा। इसलिए बजट का जो फ्रेमवर्क है उसको ही इस बारी नए रूप से देखा जाएगा, इस पर मुझे भरोसा है। मोदी जी लॉन्ग टर्म डिसीजंस के ऊपर काफी ध्यान देते हैं, और इतना बड़ा एक अपॉर्चुनिटी वो छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि अगर इस बार अगर ना करे तो अगली बारी में जाकर करने का अगर कोशिश करेंगे। ठीक है, क्योंकि ऑलमोस्ट समय समाप्त हो गया है। सतीश जी कुछ कहना चाह रहे थे सर, हार्डली 30 सेकंड्स है मेरे पास, अगर आपकी बात आ जाए उतने में। मैं इतना ही कहना चाह रहा हूं कि मैं चाहता हूं कि मोदी जी एक ऐसा वॉशिंग पाउडर लगाएं जो वो कोलिजनल नहीं कोलिशनल दिखे। ये मैं देखना चाहता हूं, जिसमें कोलिशन सिर्फ सत्ता पक्ष में नहीं, विपक्ष से भी हो, कि भाई थोड़ा कोलिशन वहां रहे। एक बात। दूसरी बात ये कहना चाहता हूं कि कोलिशन की एक खासियत मैं बताता हूं कि एक इतिहास में एक बजट का आपने सवाल पूछा था, तो एक बजट को ड्रीम बजट बोला जाता है। जो ड्रीम बजट था वो कोलिशन के समय आया था। और तीसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं कि आप दूसरे को सराहना सीखिए। भाई आधार कब आया था, डीबीटी किसने लाया था, कंप्यूटर और टेलीकॉम का रेवोल्यूशन कब शुरू हुई थी, ये मोदी जी के समय नहीं हुई थी, ये पहले शुरुआत हुई थी, और पहले उस पर सब चीजें हुई थी। आज मैं उनका भाषण सुना था। जी ठीक है, अब देखिए क्योंकि समय समाप्त होने जा रहा है, हो ही गया इनफैक्ट, लेकिन हो सकता है कि अब बहुत सारी चीजें जो आज यहाँ चर्चा हुई, क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता, आचार विचार व्यवहार तमाम चीजों में हो सकता है कि ये परिवर्तन हम आते हुए देखें। अब देखिए आकलन अपने अपने हो सकते हैं, कौन किस परिवर्तन को किस तरीके से देखता है, किस परिभाषा में समझता है, लेकिन अंततः जैसे आज उन्होंने भी अपने भाषण में कहा कि विपक्ष है यहाँ पर, लेकिन जब राष्ट्र की बात आती है तो हम और विपक्ष एक है, फिर 140 करोड़ एक है। तो यही भावना रहनी चाहिए, और यही भावना है, यही भावना होगी, और ऐसा ही देश चलेगा। फिर 9 तारीख और उसके आगे बहुत सारी चीजें हम देखेंगे, सुनेंगे, समझेंगे, एक बार फिर बैठेंगे, फिर चर्चा करेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद आज कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। नमस्कार।